बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम आलम पर वाज़े कर दिया कि भारत ने अगर किसी हमाकत का मुज़ाहरा किया, कोई गलती की, तो उसका भरपूर हर सतह पर जवाब दिया जाएगा। और साथ ये भी बता दिया कि भारत कोई ऐसा फॉल्स ऑपरेशन करना चाहता है। फिर यह भी बताया कि 3000 के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई, जिसकी मासूम ख़वातीन और मासूम बच्चे उसका निशाना बने। और 2 मुबस्सरीन जो गाड़ियाँ थीं उन पर भी फायरिंग की गई, जो अक़वाम मुत्तहिदा की मुबस्सरीन की गाड़ियाँ थीं। इस लिहाज से अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस बात का एक्शन लेना चाहिए कि किस तरीके से भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है और किस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की मुबस्सरीन की गाड़ी पर भी फायरिंग की जाती है। इसके साथ साथ वो बेनकाब हुआ भारत का मनसूबा जो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और पाकिस्तान को इस प्रोपेगेंडा के जरिए FATF हो या कहीं भी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि भारत के अपने अज़ाइम, अपने जारहाना अज़ाइम सब के सामने हैं। और जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जिस तरीके से भांडा फोड़ा, वो भी अब पूरी दुनिया के सामने है। जाली तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम शुरू की गई। फिर इसके साथ साथ जो डोजियर पाकिस्तान ने भेजा, उसमें दुनिया के सामने सारे सबूत रख दिए कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। अब अक़वाम आलम के सामने ये सारी सूरत हाल है। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान वाज़े पैगाम दे रही है कि किसी ऐसी हमाकत का मुजाहरा किया गया और सरहदों पर कोई ऐसी कशीदा सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई तो भारत किसी भूल में न रहे, बल्कि उसे ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी शायद उसको तोक्को भी नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम, अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान हिंदुस्तान के इन अज़ाइम को समझती है और डट कर मुकाबला करने को तैयार है। इस सूरत हाल का आप जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में कि हिंदुस्तान के इस जारहाना मूड के जवाब में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। फिर जो यूरोपीय यूनियन ने भांडा फोड़ा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का, उस पर आगे पाकिस्तान को आगे जाके क्या करना है। और साथ साथ यूरोपीय यूनियन के अंदर जो इस किस्म की अगर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियां होती हैं, उसका हमें पहले क्यों न पता चला, या अगर पता चला तो उसके खिलाफ हमने आवाज़ पहले क्यों नहीं उठाई। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हिंदुस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी आज कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। पाकिस्तान दुनिया को यह बावर करा रहा है कि इस खित्ते के अमन को तबाह करने पर भारत तुला हुआ है। शाहमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई अबू धाबी के अंदर, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान भी आया, आपने भी इस पर खुलकर इजहार किया। हम इन दुनिया को बताने के साथ साथ और हमारी स्ट्रेटजी क्या है? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहले तो ये बात वाज़ेह हो जाए कि हम अब एक ऐसे हमसाये से निपट रहे हैं जो वाक़तन एक रोग स्टेट का रूप अपना चुका है, जो एक माफिया की तरह बिहेव कर रहा है। मैं अब रियासत भी कहते हैं तो मेरा ख्याल है कि रियासत के लफ्ज़ की और तसव्वुर की तौहीन है। और ये मैं वो शख्स हूँ, आपको मालूम है कितने सालों से इस ओहदे से पहले भी मैं एज एन एनालिस्ट ये बात करता रहा हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिल के आगे चलना है, अमन होगा खित्ते में तो मामला ठीक होंगे। लेकिन अगर मेरे जैसा शख्स भी आपको ये कह रहा है और बारहा कह रहा है और कहता रहूँगा, क्योंकि जो रूप हिंदुस्तान का नजर आया है, जो इंफॉर्मेशन मेरे सामने आती है, ये तो पूरे खित्ते को ले बैठेंगे जिस तरह जा रहे हैं। कभी चीन से मार खाते हैं, पिछले साल हमारे से मार खाई अल्लाह ताला की मदद से, नेपाल क्या तो बांग्लादेश क्या, हर कोई इनसे नाला है। तो ये है वो हमसाया जिससे हम डील कर रहे हैं। अब सारी दुनिया को बताना, क्या इससे ये मकसूद है कि दुनिया कल आएगी और हिंदुस्तान को कहेगी कि अपना रवैया बदलें और खत्म, इसके बाद कोई हम आपकी बात टॉलरेट नहीं करेंगे? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा। होना ऐसे चाहिए, अगर इंसाफ पे मबनी हो दुनिया तो होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हिंदुस्तान के और बहुत से इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं वस्ती दुनिया से, चीन का मामला है, आर्म्स इंपोर्ट का मामला है, वगैरह वगैरह। तो हमें भी ये मालूम है, तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं मलिक साहब कि एक हकीकत है जो आज नहीं मानी जाएगी, कल नहीं मानी जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान के हलीफ खुद ये बात समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि हिंदुस्तान तो एक लायबिलिटी है उनके लिए भी, खित्ते के लिए भी। इसलिए ये बात करने से ये अब दुनिया, आज हमें सवाल उठ रहा हो अगर कि जी आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा।
डिसअपॉइंटिंग है, बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है। क्या इसका मतलब है कि मैं खामोश हो जाऊं? क्या मैं अपनी बात खुल के ना करूं? क्या मैं वो मौकफ जो सच पे मबनी है ना सामने लाऊं? ये ना बताऊं कि एक न्यूक्लियर पावर के खिलाफ वो एक कार्रवाई करना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा। अगर ये पहले होता था तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, दिस विल नॉट हैपन नाउ। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई दुनिया हमारी बात सुने न सुने, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि लोगों की अपनी जो है वो अपनी अपनी ज़रूरियात हैं, अपनी अपनी उनकी मुफादात हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की सलामती पे हर्फ आता है, जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुसलसल खिलाफ वर्जी है, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के मुबसरीन पर अगर फायरिंग होती है, तो फिर पाकिस्तान की खामोशी या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होती है? देखिए, खामोशी तो हमारी अब नहीं है, बल्कि अगर आप कुछ कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि हम हर दफा ये बात उठाते हैं और उस तरह का जवाब जिस तरह आना चाहिए उतना नहीं आता दुनिया से, तो हम तो अनअपोलोजेटिक हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है, डिप्लोमेटिकली कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जो हमने नहीं खटखटाया। लीगल ऑप्शंस, बिल्कुल तमाम लीगल ऑप्शंस ज़ेरे गौर भी हैं और जहां जहां मौका मिलेगा हम उसके पीछे चल भी रहे हैं और चलते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। अब तीसरी बात आ गई कि इसके बाद क्या जंग की सूरत, तो देखिए वजीर आजम साहब का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है तमाम सिविल मिलिट्री लीडरशिप का कि हम तो अमन के पैरोकार हैं। भाई, हम तो कह रहे हैं कि हमने आगे चलना है, अमन की शक्ल निकालनी है, लेकिन जहां हिंदुस्तान खड़ा है वो अमन को कमजोरी समझता है। अगर उसका ये ख्याल है कि पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देगा या पाकिस्तान के पास ऐसी ऑप्शन नहीं है, तो ये उनकी गलत फहमी है। आज वजीर आजम साहब का जो ट्वीट है बड़े गौर से पढ़ लें और उसका मतलब भी समझ लें, और उन्होंने समझ भी लिया होगा और आज नींद नहीं आएगी उनको। तो हैं तो डरपोक, और उनको ये बात आदत पड़ गई थी कि पाकिस्तान पे कोई नुक्ताचीनी करेंगे, लान तान करेंगे, दुनिया उनकी बात मान लेगी। अब ईयू डिसइंफो लैब ने बता दिया कि क्यों दुनिया उनकी बात मान रही थी, क्योंकि 116 मुल्कों में दुनिया के झूठ बोल बोल के उन्होंने पाकिस्तान का एक मनफी परसेप्शन बनाया था, उसको भी हमने तब्दील करना है। तो उन्होंने 15 साल लिए हैं, हमें भी वक्त लगेगा, शायद हम लेट शुरू हुए, लेकिन इंशाल्लाह इस पे दिन रात काम भी हो रहा है और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम हो रहा है। ये एक तब्दीली है, पहले हमारा इतनी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं थी सिस्टम में, अब सारे मिलके एक ही चीज के पीछे अपना वेट डालते हैं। इन्फो लैब से भी मुझे आपसे जानना है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर मैं ये बात करूं जो इस वक्त बात की जा रही है मोदी सरकार की, खास तौर पे मोदी का जो जारहाना रवैया है, क्या आप इसको हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी का मौकफ या उसके ये तरीका सियासत समझते हैं कि बाकी ये हिंदुस्तान के अंदर कोई सेंस कहीं प्रिवेल नहीं करता? देखिए, हर मुल्क में सेंसिबल आवाज़ें भी होती हैं और इस तरह की गैर संजीदा और इस हालात में तो फैशिस्ट आवाज़ें भी होती हैं। ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में भी बहुत माकूल आवाज़ें हैं जो बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये किसान जो देख लें आप, वो जो वहाँ हो रहा है, तो वो अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं ना, जो उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि रियासत ने ऐसा कैप्चर किया है और जिस डायरेक्शन में वो हिंदुस्तान को ले गया है कि अब वहां किसी की शादी की तकरीब होती है तो वो बंदे पकड़ के ले जाते हैं, पहले बताएं आप मुसलमान हैं कि कौन है। अगर वहां पे कोई बात होती है किसी भी मसले पे तो मुसलमान को कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो इंसान ही नहीं हो। तो जाहिर बात है वो रियासत डरी हुई। मैंने खुद आपको बता देता हूँ, ऑन एयर बता देता हूँ, लोगों से बात की, ये जब सारा मामला हुआ, मैंने कहा जी कि आप थोड़ा सा ऑनेस्टली, ऑब्जेक्टिवली ये बात तो करें कि जो दुनिया कर रही है, क्या आप अपने मुल्क में ये नहीं बता सकते कि जो बात हो रही है? उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल नहीं बता सकते, हम तो डरे हुए हैं, हमारे तो इश्तिहार क्या, हमारी तो जानें खतरे में पड़ी हुई है। तो जब ये हाल हो, एक रियासत जो है वो खुद ही बदमाश बन जाए, अपने लोग ये कह रहे हो, तो फिर क्या बात करनी? डॉक्टर साहब, 8-10 साल से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा, जिसकी डिसइंफो लैब का आपका जिक्र भी किया। किसकी आप नालायकी समझते हैं, नाअहली किसकी है कि हमें उसका इदराक नहीं हुआ और फिर हम खुद ट्रेस भी ना कर सके? देखिए मलिक साहब, इसमें दो बातें मैं आपको कहूंगा। एक तो ये कि जस्ट बिकॉज कोई चीज सामने नहीं आई, इसका मतलब नहीं कि पाकिस्तान को मालूम नहीं, हमारे इदारों को मालूम नहीं है, उस पर काम नहीं हुआ या बहुत सी चीजों को न्यूट्रलाइज नहीं किया गया। कई चीजें होती हैं जो सामने नहीं लाई जा सकती। मसलन 2019 में इसी इन्फो लैब ने एक छोटी रिपोर्ट शाये की थी कि 65 ममालिक में 265 आउटलेट्स इन्होंने पकड़ी थी। अब तो वो 116 ममालिक और 800 लगभग की बात कर रहे हैं। वो हमें मालूम, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास, और उसके बाद उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई हमें मालूम हो गया कि ये श्रीवास्तव ग्रुप जो है ये रॉ का फ्रंट है, वो हमें मालूम था। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम किया गया। तो वो तो पसे पर्दा चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी बात भी कह देता हूं,
अगर ये बात हमारे सामने आई, अपनी ये तमाम चीजें देखने के बाद हम भी इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं कि भाई हमारे पास और तरीके होने चाहिए थे इसको अनर्थ करने के, या शायद कहीं कोताही रह गई, हमें और मालूम जल्दी हो जाना चाहिए था, या हमारे पास कोई और हरबा था जो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो भी हमें एनालाइज करके इंश्योर करना है कि आइंदा ऐसे ना हो। देखें, ये हमारा बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि हर मुल्क में एक, बिल्कुल मैं इसमें बिलीव करता हूं, दो टोक अल्फाज में अपनी बात की जाए, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है जो फैसले किए हैं। और दूसरी तरफ इंट्रोस्पेक्शन, अगर कोई कमजोरी है उसको दुरुस्त करें, नहीं करेंगे तो बाद में फिर अपना नुकसान करेंगे। तो दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी इंशाल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है, हम तो कब से हाइब्रिड वॉरफेयर की बात कर रहे थे, लेकिन हम ये सारा कुछ पब्लिकली नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक्स क्या थे। लेकिन अब क्या यूएन एक्शन लेगा इसके ऊपर, ये सारी सूरत सामने आने के बाद? अगर नहीं लेगा तो जी बड़ी बदकिस्मती, बड़ी बेइंसाफी होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान का तो मामला नहीं है, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को मिसयूज किया गया है, यूएन की अपनी गाड़ी के ऊपर अपने ऑफिशियल्स पे हमला किया गया है। तो अब पाकिस्तान को यहां से निकाल दें, इस मुल्क का कोई भी नाम होता, किसी और मुल्क में हुआ होता, क्या अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या खुद अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए मेंबरान को ये शर्म नहीं आएगी कि एक ऐसा मुल्क जो माफिया की तरह ऑपरेट कर रहा है मेरे साथ बैठा हुआ है वहां पे? तो ये तो अब उनको खुद भी सोचना है, हम भी अपना बिल्कुल काम करेंगे, लेकिन असल काम तो अब उनका है कि इस बात को अपने इंटरनलाइज करें और फिर उस पर रिएक्ट करें जिस तरह एक ग्लोबल सिस्टम को करना चाहिए। हमारे तो जो वहां पे मुनीर अकरम साहब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुस्तकिल मंदूब, उन्होंने खत लिख दिया है और इंशाल्लाह मुस्बत जवाब आएगा। लेकिन अब दे हैव टू टेक दिस ऑन, हुआ तो उनके साथ है ये एट द एंड ऑफ द डे। पाकिस्तान ने जो करना है हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से अब रिस्पॉन्स आना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन आपसे कि जो डोजियर हमने भेजा है यूएन के पास चला गया, उसका रिव्यू करने का हमें कहा भी गया, उसकी अब लेटेस्ट पोजीशन क्या है? जी, वो हमने P5 को, यूएन को, OIC के कुछ ममालिक को हमने वो प्रोवाइड किया है और तमाम ने तकरीबन तमाम ने वादा किया है कि वो उसको एनालाइज करके और वापस हमारे पास आएंगे कि आगे लाए अमल क्या तय करना है। और ये इसी तरह इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज देखेंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि इस पे बिल्कुल खामोश नहीं रह सकेंगे, हमारे पास आएंगे जरूर, कोई ना कोई बात लेके आएंगे और यही बात लेके आएंगे कि ये एविडेंस सीरियस है। फिर चैलेंज ये है कि सिर्फ ये कहना हमारे लिए काफी नहीं है, उस पर कार्रवाई क्या करेंगे? क्या उन इंडियंस को जो शामिल थे उनको लिस्ट किया जाएगा? क्या हिंदुस्तान की रियासत के खिलाफ को कार्रवाई होगी? क्या फैटिफ में ब्लैक लिस्ट होंगे? अब ये चीजें आगे जो है इन पे काम करने की जरूरत है। डॉक्टर मोईद यूसुफ, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर मोईद यूसुफ, मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म कौमी इस्लामती अमूर, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी यूरोपियन डिसइंफो लैब की बात करेंगे जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी शुरू की थी। हालांकि खुद भारत जिन कार्रवाई में मुलव्वस है, जिन दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है, जो कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है, उससे दुनिया को आगाह करने की बजाय अपने हमसाया मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामद, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तजियाकार हैं। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सईद अली रजा साहब, चेयरमैन है कश्मीर कौंसिल यूरोपीय यूनियन के। आपका भी बहुत शुक्रिया अली रजा साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। जनरल साहब, भारत का सारा मनसूबा बेनकाब हो गया, जो कुछ भारत करता रहा, डिसइंफो लैब रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में कनाडा से वीज़े रुकवाए गए, अक़वाम मुत्तहिदा को जारी तरीके से खबरें पहुंचाई गई, पाकिस्तान को कहा गया या अक़लियतों को जो है तोहफ़्फ़ फराहम नहीं है, पाकिस्तान को इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर करने की कोशिश की गई, बलोचों की बात की गई, कश्मीर में पाकिस्तान की मुदाखलत की बात की गई, कि लंबी फहरिस्त है। इतनी बड़ा प्रोपेगेंडा मशीनरी पाकिस्तान के खिलाफ चलाई गई। क्या दुनिया इससे अब बाखबर होने के बाद कोई यूरोपीय यूनियन अक़वाम मुत्तहिदा एक्शन लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मलिक साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। इसमें हमें मेहनत करनी होगी और हम मेहनत करेंगे तो फिर शायद एक्शन लेना भी लोगों के लिए जरूरी बन जाए। इसमें तीन पहलू हैं। एक तो बड़ा सीधी सी बात है कि हमारे खिलाफ जो जो झूठ बोले गए वो हमने अपनी क्रेडिबिलिटी दुरुस्त करनी है और वो सारे झूठ खंगाल के असल हकीकत दुनिया को रखनी है कि भारत ये कहता रहा, असल ये था, हकीकत ये थी। दूसरा जो कानूनी एक पहलू है बहुत बड़ा, वो ये कि बेवकूफ बनाया गया यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट को भी और इसी तरह यूनाइटेड नेशन को। तो वो भी हमें निकालना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से
यूएनओ की डिसीजन मेकिंग को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, यूरोपियन पार्लियामेंट की जो डिसीजन मेकिंग है उसको बात चीजों से इन्फ्लुएंस किया, फिर यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट जो है उसके बाद लोगों को गलत रास्ते पे चढ़ाया और उनको गैर मुल्की दौरे कराए, अपने एक इंप्रेशन क्रिएट करके, एक अपनी स्टोरी सेल करके। ये वो चीजें जो हमने निकाल के, हमें डोजियर बना के इन मुल्कों को मजबूर करना चाहिए कि ये जो गैर कानूनी काम हुआ है, यूनाइटेड नेशन को बेवकूफ बनाया गया, जो पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट को बनाया गया, ये वो चीजें हैं जो असल थी और आपने डिसीजन मेकिंग आपकी जो है वो इन्होंने बेवकूफ बना के आपने ये करवाई। तो फिर वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अगर ये हम नहीं करते, और हमें ये करने के लिए वहां पे ये जो डिसइंफो लैब वाले हैं इनको कांटेक्ट करके अपनी एक टीम भेजनी चाहिए जो वहां से डोजियर तैयार करके आए। कुछ पैसा देना पड़े, कुछ करना पड़े, वो भी कर लेना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको फॉलो अप नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये और कोई मेहनत नहीं करेगा, लोग अपने मुफादात में इन चीजों को टाल जाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम इसके लिए मैदान में निकल आए और भरपूर काम करें और जितना जल्दी हो सके करें, क्योंकि भारत भी तो कोशिश कर रहा होगा ना। वो अगर उन पर प्रिवेल कर जाते हैं, रिपोर्ट गायब हो जाती है या पैसा लगा देते हैं तो वो बदल देते हैं, फिर आप क्या करेंगे? लेकिन तो ये बड़ा जरूरी है कि फौरी किया साहब ये कैसे मुमकिन होगा? ANI उन्हीं जाली वेबसाइट्स की खबरें चलाती रही, अब इसमें लिंक साबित करने की तो शायद जरूरत भी महसूस ना हो। जब वो जाली वेबसाइट्स हो, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, झूठी खबरें हो, एक मुस्तनद एजेंसी जिसे इंटरनेशनल जो खबरें जारी करती है वो उन्हीं जाली वेबसाइट्स की खबरें अगर चलाती रही हो तो ये सबूत तो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन वो है ना कि एक दो चीजें अगर ऐसे आप बात करें तो वो कह सकते हैं कि जी हमसे गलती भी हो गई, लेकिन ये तो आपको डोजियर तैयार 15 साल का अरसा है, 15 साल बेवकूफ बनाते रहे मुख्तलिफ अदारों को। तो ये तो हमें खंगाल के निकाल के उनको बताना चाहिए कि 15 साल आप कैसे, या तो आप मिले हुए थे इनके साथ, अगर मिले नहीं हुए थे तो फिर क्या वजह है कि आपको ये बेवकूफ बनाते रहे? तो उनको कानूनी चाराजोई करनी चाहिए इनके खिलाफ। ठीक है सईद अली रज़ा साहब, किसी मुल्क के खिलाफ ऐसा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पहले भी कभी हुआ है और फिर पार्लियामान ने, यूरोपीय पार्लियामेंट ने क्या उसका कोई उस पर एक्शन लिया है कभी? सर ये असल में इसकी एक लंबी स्टोरी है, जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे। देखना ये है कि भारत 15 साल से मुसलसल जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो दूसरे जो ममालिक के जो दूसरे अदारे हैं उनको बेवकूफ बनाते रहे। ये जो रिपोर्ट आई है जो डिसइंफो लैब की, ये इससे पहले पिछले साल 2019 में नवंबर में एक रिपोर्ट आई थी। उस वक्त इन्होंने एक ईपी टुडे एक मैगजीन थी जिसको ये इंडियंस जो हैं और खासकर श्रीवास्तव नेटवर्क जो है वो चला रहा था। अच्छा, उसको जब इनको जब पता चला, वो किस तरह पता चला? एक्चुअली जो यूरोपियन यूनियन की एक्सटर्नल एक्शन सर्विस है वो इस जो इसको वो सपोर्ट करते हैं, फंड भी करते हैं, ये उनके लिए करते हैं। अच्छा, उनका जो असल मिशन था वो था चाइना और रशिया, और जब उन्होंने इस पे इसको वो देख रहे थे तो उसको उन्हें नजर आया कि जो ईपी टुडे था वो भी 70-80% खबरें जो है वो RT की और दूसरी खबरें उस तरफ जा रही थी। फिर उन्होंने देखा कि ये उन्होंने देखना शुरू किया कि ये है क्या, ईपी टुडे है क्या। तो उस तरीके से वो इस नतीजे में पहुंचे कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडियंस का जो आमा को अपनी हमायत में और पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीरियों की तहरीक के खिलाफ और बलूचिस्तान में जो वो दहशतगर्दी करते रहे हैं, जिस तरीके से वो करते हैं, उसको वहां के अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करना। अच्छा, ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद अब ये इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया कि इन्होंने एक EU क्रॉनिकल के नाम से एक नई मैगजीन निकाली। अच्छा, उसमें भी वही लोग और वही वेबसाइट और वही NGO जो है ना इसमें काम कर रही थी। इन्होंने फिर इसको मॉनिटर करना शुरू किया। इसमें बड़ा टाइम लगा, मॉनिटर करते रहे, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये उन्होंने जो रिपोर्ट आप निकाली है इंडिया क्रॉनिकल, वो इसी वजह से कि ये EU क्रॉनिकल एक ऑर्गेनाइजेशन थी ह्यूमन राइट्स की 1970s में, और उसका जो फाउंडर वो उनकी डेथ 2006 में हुई थी।
और उसके बाद उनके वो जो डायरेक्टर थे उनको, प्रोफेसर साहब को इन्होंने 2008 और उसके बाद जिनेवा के इजलास में जिंदा साबित किया। वहां से ये शुरू हुआ सिलसिला। अब ये जो है ना रुकने वाला नहीं है। भारत के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जो भारत ने किया, बेवकूफ बनाया है, मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने तमाम तवज्जो इसकी तरफ करे। और अगर पाकिस्तान ने इस मौके से फायदा हासिल ना किया तो जनरल साहब जिस तरह कह रहे थे, ये फिर हमारे हाथ से गुजर जाएगा। ये बेहतरीन है, हमारे पास प्रूफ है, सब कुछ है। डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट है वो सर ऑथेंटिक और इम्पार्शियल रिपोर्ट है। वो ना किसी के कहने पे बनी है, ना किसी के इन्फ्लुएंस पे बनी है। वो उन्होंने जो उनके अपने जो वो हैं मुफादात हैं, उसके लिए वो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। तो ये मैं समझता हूं बहुत बड़ा। लेकिन अली रज़ा साहब, क्या यूरोपीय यूनियन इस पे, पार्लियामेंट को इस पे एक्शन लेगी? देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि यूरोपियन पार्लियामेंट के 3 इंस्टीट्यूशन है। यूरोपियन पार्लियामेंट एक है, यूरोपियन कमीशन एक है और यूरोपियन काउंसिल एक है। और जो यूरोपियन कमीशन का अदारा है एक्सटर्नल एक्शन सर्विस, ये उनकी वजारत खारजा है। और ये वजारत खारजा की सपोर्ट से ये डिस इन्फो लैब जो है ना, ये काम कर रही है। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इस पे अब पार्लियामेंट में बहस होगी, पार्लियामेंट में ये जाएगा। ये अभी तक पार्लियामेंट में गया नहीं है। इन्होंने जो पार्लियामेंटेरियन, जो एक्सट्रीमिस्ट फार राइट पार्टीज के, पिछले साल एक मादी शर्मा नामी खातून है जो बीजेपी की मैं समझता हूँ मेंबर भी हैं, सपोर्टर हैं मोदी साहब की। वो एक मेंबर डेलीगेशन लेके गई थी यहाँ से दिल्ली और फिर श्रीनगर ले गए थे। वो एक स्टंट था जो भारत का अपना चेहरा जो बेनकाब हो रहा था उसको रोकने के लिए, लेकिन वो भी बैकफायर हुआ। इसलिए कि जो मेन स्ट्रीम पार्टी थी उन्होंने इसको जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया था। और यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी कहा था कि इस विजिट का हमारे साथ यूरोपियन पार्लियामेंट का कोई तल्लक नहीं है। प्राइवेट विजिट थी, शर्मा ने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या उनके अदारों ने इसको फाइनेंस किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये अब पार्लियामेंट, जो ही पार्लियामेंट खुलेगी, अभी पार्लियामेंट जो है ना वो कोरोना वायरस की वजह से बंद है, लेकिन इस पे डिबेट भी होगी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त पे एक्शन मेरी नजर में, लेकिन पाकिस्तान को अपना एक रोल अदा करना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। मैं वापस अली साहब आपके वापस आता हूँ। अमजद शुएब साहब, यानी 15 साल तक ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के खिलाफ फैलाई जाती रही, इसमें किसकी आप नाकामी समझते हैं, कोताही किसकी समझते हैं? मेरा ख्याल है कोताही तो हमारी अपनी है, हमारी गवर्नमेंट की है, हमारे अदारों की है, इंटेलिजेंस वगैरह की। ये है कि ये हमारी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को बड़ा डिटेल में टैग रखना चाहिए तमाम उन ग्रुप्स का, उन चीजों जो इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहे हैं या दुनिया में फैला रहे हैं। तो ये तो इससे एक लेसन है। लेकिन बासूरत मैं समझता हूँ बड़े लंबे वक्त तक के लिए उनको खुली छुट्टी मिली रही है और हम बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं इस पीरियड में। सबसे बड़ा नुकसान ये कि आप देखिए कि 70-80 हजार लोग पाकिस्तान में मारे गए, हम दहशतगर्दी का टारगेट बने रहे और भारत कामयाबी से दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गया कि पाकिस्तान टेररिज्म करवाता है। इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका इमेज बर्बाद करके रख दिया। इसी तरह बलूचिस्तान की तहरीक, उसको आजादी की तहरीक टेररिज्म करा के और उसको आजादी की तहरीक दुनिया के सामने पेश करा दी। तो ये 2 चीजें हैं जिनको उन्होंने बड़ा विग्रसली परसू किया और हमें इस पे बड़ा नुकसान हुआ है कि हमारे यहाँ सब कुछ होता रहा, लोग मरते रहे यहाँ पे दहशतगर्दी की वजह से, लेकिन दुनिया हमें मशवरा देती रही कि जी आप दहशतगर्दी कराते हैं, आप ये काम ना करें। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का। जिन चीजों का डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है, कनाडा के वीजों का अगर हम बात करें, फिर हम बात करें बलूचिस्तान की, फिर हम बात करें खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की, फिर हम बात करें कोलिशन फंड की, फिर हम FATF की बात करें, इन चीजों जिनका नुकसान हुआ है, ये दोबारा से आज सरनो इसका भी जायजा लिया जा सकता है? अगर जायजा लिया जा सकता है, बात चीजों का तो इससे ताल्लुक निकलेगा, लेकिन बात जो है वो बड़े रिसेंट है इशू। अभी जैसे आप ये वीजा की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अबू धाबी, दुबई में वीजा जो है वो बंद कर दिए, पाकिस्तानियों को नया वीजा नहीं इशू कर रहे हैं, लेकिन इसका ताल्लुक इजराइल की रिकग्निशन से है। ये उन 13 मुल्कों के वीजे बंद किए हैं जहां इजराइल के बारे में बड़ी नफरत पाई जाती है और बड़ा क्रिटिसिज्म है इजराइल को तस्लीम करने पे। तो ये डरते हैं, ये सिक्योरिटी का मसला है कि ये ना हो कोई इन मुल्कों में से बंदा आए और इधर इजराइली खुले फिर रहे हैं तो इसको किसी को नुकसान पहुंचा दे। उन्होंने वहां पे उनके
वो इबादत खाने भी खोल दिए हैं, सारा कुछ। तो इन चीजों में वो मोहतात हैं बहुत, ये गल्फ स्टेट्स जो हैं, कि इन मुल्कों से, पाकिस्तान वगैरह, सोमालिया, इन मुल्कों से, ईरान से कोई जाए तो वो नुकसान ना पहुंचा दे और उनके लिए मसला ना बन जाए। तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड है, जो मेरा ख्याल है कुछ अरसे में शायद इसकी कुछ कंडीशंस वगैरह वो लगा के नहीं तो इसको वीजे देना शुरू कर दें। ठीक है जनरल साहब, मुझे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पुराना एक बार फिर खुशामदीद। चले मुझे शेर साहब ये बताइएगा कि 115 ममालिक में पाकिस्तान मुखालिफ मवाद की तरसील हुई इस पूरे नेटवर्क के जरिए, इन ममालिक का अब किरदार क्या होना चाहिए? देखिए, जहां तक मुख्तलिफ ममालिक का ताल्लुक है, उनको हो सकता है कि और भी कई सोर्सेज से फेक न्यूज मिलती हो, वो तो शायद इसमें इतने कंसर्न ना हो। ऑल्दो एक इखलाकी तौर पे अगर आप मॉरलिटी इसकी देखें इसके पीछे, तो है तो ये गलत काम, एक इमोरल है, कोई अगर इसकी मजम्मत कर दे तो वो भी बड़ी बात है। लेकिन जहां पे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया गया, वो एक मुजरमाना काम, ठीक, जहां जानबूझ के आपने एक कलेक्टिव विजडम होती है पार्लियामेंट की, कलेक्टिव विजडम होती है यूनाइटेड नेशन की, उस कलेक्टिव विजडम को भी आपने चीट किया, इस तरह के आपने उनको गलत इंफॉर्मेशन फीड करके तो उनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया, वो क्रिमिनल एक्ट है, उसका एक्शन होना चाहिए और उन अदारों को लेना चाहिए। लेकिन अदारों को प्रेशराइज करना, उनको एक्चुअल चीज जो है वो लेके बिल्ड करके, तो वो पाकिस्तान अगर दे दे तो मेरा ख्याल है कि आप अच्छी तरह परसू कर सकेंगे उस केस को। अगर आप नहीं करेंगे तो शायद अदारे इतनी मेहनत ना करें, इतना काम ना करें। अली रज़ा साहब, अगर हम बात करें यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी जो मुकीम है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनका भी इसमें किरदार अब हो सकता है, वो प्रेशराइज करें वहाँ पे और इस पे आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान के खिलाफ सारा ये मुहिम चलाई गई, किस हद तक ये फेक थी और जिस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम किया गया। बिल्कुल, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यूरोप में खासकर वो मैटर करते हैं, खासकर जो जिन इलाकों में पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, वहां से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ वो कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए एक मैं समझता हूँ कि पहली तो बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना इस 24 आवर 7 डेज ए वीक इस पे काम करना होगा और अभी काम करना होगा। देखिए, ये रिपोर्ट जो आई है, ये एक जो जिस तरह का काम हुआ 15 साल से हो रहा था, और ये सब कुछ बेनकाब हमने नहीं करवाया, किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया, किसी और ने नहीं, उनके अपने एक अदारे ने किया, और वो बिल्कुल गैर जानबदार, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी कोई वो नहीं है। लेकिन देखना यह है कि इसको आपने काउंटर कैसे करना है। काउंटर करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो असल हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं, वो इन अदारों तक पहुंचाए जाए, खासकर इनकी एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के सामने, यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने, और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा कमेटीज हैं, उन तक ये जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह जो है जो कश्मीरी डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वो इस पे करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भारत एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए, कश्मीरियों की तहरीक आजादी को दहशतगर्द साबित करने के लिए वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, कि भारत का वो प्रोपेगेंडा जो इतने सालों से जारी था, वो कम से कम यूरोपियन यूनियन के लोग हैं या दुनिया के जो लोग हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं। और मैं समझता हूं कि जब से मोदी सरकार पावर में आई है, खासकर इन्होंने ताकत के जरिए, इनके सर पे ताकत का नशा सवार है। ये कश्मीर की आजादी की तहरीक को भी ताकत के जरिए खत्म करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को भी ताकत के जरिए मरगूब करना चाहते हैं। ये हर फ्रंट पे वो समझते हैं कि ताकत ही एक जरिया है। लेकिन आज दुनिया के हालात बदल चुके हैं। आप इस पूरे खित्ते के हालात बदल रहे हैं, अलायंसेस तब्दील हो रहे हैं। ये मौका है कि पाकिस्तान जो सफारतकारी है उसको सही तरीके से चलाया जाए। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जिस तरीके से अब पाकिस्तान की सफारतकारी होनी चाहिए उस तरीके से हुई नहीं है, उसको करना चाहिए, ताकि भारत के इस किस्म के जो प्रोपेगेंडा और उनके जो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन 10 के करीब जो एनजीओज हैं, वो जिनेवा में, ब्रसल्स में और दूसरे
जो कैपिटल्स है उस पर काम कर रही हैं, उनको भी इनकाम करना है। वो जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वहां की, लेकिन जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है वहां पे ब्रसल्स में, उनकी क्या राय है इस सारे जो है प्रोपेगेंडा बेनकाब होने पे? देखिए, बहुत सारे लोग तो कुछ पहले से ही जानते थे, मैं समझता हूँ कि उनको पहले ही अंदाजा था, लेकिन बहुत सारे लोग हैरान हैं कि ये कैसे हुआ कि 15 साल से इस तरह की जो प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ और जो तहरीक आज़ादी है कश्मीर के खिलाफ होता रहा। तो मैं समझता हूँ कि आज दुनिया जो है ना, इसका नोटिस मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बहुत जल्द नोटिस लिया जाएगा और इसके असरात होंगे आने वाले इंडिया EU के जो ताल्लुकात है उस पर बहुत बड़े असरात होंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए ये मौका है, पाकिस्तान को अपना एक रोल अदा करना चाहिए। ठीक है जनाब शेर साहब, पाकिस्तान का रोल तो अदा पाकिस्तान करेगा, इसमें वजारत खारजा की मदद हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो कैसे कर सकता है? रॉ की फंडिंग तो होगी तमाम जो ग्रुप्स हैं उनको। बिल्कुल, रॉ ने तो ओवरऑल उनको अम्ब्रेला मुहैया की होगी ना, ऑर्गेनाइज तो वही कर रहे थे। लेकिन ये है कि अभी हमें हर अदारे के लिए, या UNO के लिए या इसके लिए यूरोपियन यूनियन के लिए, उनको प्रॉपर लीगल केस बना के तैयार करके, ये उनकी हेल्प है। उनको अगर हम देंगे लीगल केस बना के, ये हमारे लोगों को करना है, इंटेलिजेंस निकालेगी इंफॉर्मेशन, और जो आपके लॉयर ब्यूरोक्रेट वगैरह साथ या ये जो हमारे डिप्लोमेट है वो होंगे, तो ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इनको केसेस बना के देने चाहिए। उनका होमवर्क हम अगर कर दें तो ये बड़ा आसान होगा हमारे लिए कि फिर हम उनको पुश कर सकते हैं कि जनाब केस मौजूद है, आप क्यों नहीं इस पे अमल कर रहे? तो ये प्रेशर लाना बाद की बात है, पहले केसेस तैयार करने चाहिए। वजारत खारजा के लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं, अगर आप चंद पॉइंट्स में लेके आए कि तरजीही बुनियादों पे ये चीजें फिलफोर की जानी चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो वजारत खारजा को ये ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ये डेलीगेशन उन्हीं के अरेंजमेंट के तहत जाएगा। और दूसरी तरफ यह है कि भारत ने ऑलरेडी इसका काउंटर शुरू कर दिया। आज उनकी वजारत खारजा ने स्टेटमेंट इशू कर दी थी कि जी ये पाकिस्तान ने होक्स खड़ा किया है, ये सारा झूठ है, पाकिस्तान के झूठ ये हैं, पाकिस्तान के झूठ। ये काउंटर करने के लिए भी आपको एक्टिविटी जनरेट करनी है और इसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट है, और उसके साथ साथ ये केसेस आए, और वो सारा फॉरेन ऑफिस के जरिए ही होगा, क्योंकि फॉरेन ऑफिस टीमें ऑर्गेनाइज करेगा और जाके तो वो इस चीज को हैंडल करेंगी। वो टीम वहां भेजनी पड़ेगी आपको डिसइंफो लैब वालों के पास। अली रज़ा साहब, जो मुजाहरे पाकिस्तानी करते हैं वहां पे, हमारे खासतौर पर हम कश्मीरियों की अगर बात करें, उसका कितना इफेक्ट होता है यूरोपीय यूनियन पर? देखिए, मैं हकीकत में आपको बताऊं कि जो असल में जो काम है इंडियंस जिस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से वो लॉबिंग करते हैं, हमारा वो तरीकाकार नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें इस अपनी स्ट्रेटेजी को भी देखना होगा। खाली मुजाहरों से कुछ नहीं होता है। ठीक है, मुजाहरे बहुत अच्छे हैं, मुजाहरों से एक उसका भी एक रोल है। इसके अलावा जो हसीन जो काम होता है, जो लॉबिंग का तरीकाकार है, उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। हमें वहाँ के इंस्टीट्यूशंस के साथ, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वहाँ का जो मीडिया है, तो उसके साथ हमें तल्लुकात बनाने की जरूरत है और अपना जो मैसेज है वहाँ के आवाम तक पहुँचाएं। ठीक है जनरल साहब, फाइनल कमेंट दे दें जो आज वजीर आजम पाकिस्तान ने ट्वीट किया हिंदुस्तान के जारहाना अज़ाइम के हवाले से। उससे पहले मैं एक चीज इसके बारे में और कह दूं कि फॉरेन ऑफिस को बाहर के थिंक टैंक्स को एंगेज करना चाहिए और उनको भी मटेरियल मुहैया करना चाहिए ताकि वो इंटरनेशनली इसकी स्टोरीज जो है वो लेके आए बाहर। ठीक है, क्योंकि ये थिंक टैंक के जरिए अगर आप कराएंगे ऑथेंटिक थिंक टैंक के जरिए, तो उनको भी खुशी होगी करने में कि मवाद मिल गया, दूसरा पाकिस्तान को उससे फायदा होगा। बाकी जो ये ट्वीट किया है, ये कॉन्फिडेंस के तहत किया है कि दुनिया को पता हो कि हम तैयार हैं, भारत करना चाह रहा है, और ये तवक्को ना की जाए कि भारत करेगा तो उसको जवाब नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा, जंग बढ़ेगी, तो फिर आप लोग उसके जिम्मेदार होंगे। जो आज भारत को रोक सकते हैं वो रोक नहीं रहे, उनको चाहिए कि उस पर इन्फ्लुएंस यूज करें और भारत को रोके। ये सारी बात साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। सईद अली रज़ा साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।